नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी जीती जागती विरासत की जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही नाजुक भी। ये कहानी है हमारे देश की कुदरती दुनिया की और उसे बचाने के लिए की जा रही कोशिशों की। जरा इस नंबर को देखिए, 8%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया की कुल प्रजातियों में से 8% अकेले भारत की सरहदों में पाई जाती हैं। जी हाँ, दुनिया की लगभग हर 12वीं प्रजाति हमारी ही देश में है। ये एक ऐसी विरासत है जो अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की चर्चा का सफर कैसा रहेगा। हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले हम भारत के जीवन जाल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये सिस्टम खतरे में क्यों आया। इसके बाद सरकार के दखल और फिर लोगों की अपनी ताकत की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा साझा भविष्य कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खूबसूरत जाल की। असल में सारा जीवन, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, एक बहुत ही पेचीदा और आपस में जुड़े हुए इकोसिस्टम का हिस्सा है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, सब कुछ इसी नाजुक संतुलन पर टिका है। तो ये जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे आसपास मौजूद जीवन का हर रूप है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक सब कुछ। और ये सब एक दूसरे से एक ऐसे जाल में जुड़े हैं जो हमें जिंदा रखने वाले जरूरी संसाधनों को लगातार बनाता और संवारता रहता है। ओ नारक, मेरी ईश्वर, मुझे अपना संगीत झरनों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, कीड़ों और जानवरों से इकट्ठा करने दो। ये लेप्चा लोकगीत की एक लाइन है और ये कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि भारत में लोगों का प्रकृति के साथ कितना गहरा और पारंपरिक रिश्ता रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की पूजा करना कोई नई बात नहीं है, ये सदियों पुरानी एक मान्यता है। लेकिन अब कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। हमारे जंगल और जंगली जानवर इतने दबाव में आ गए कि उन्हें बचाना एक राष्ट्रीय इमरजेंसी बन गया। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या गलत हुआ कि हमें इस नाजुक सिस्टम को बचाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में करीब 55,000 बाघ हुआ करते थे और 1973 तक आते आते ये संख्या सिर्फ 1,827 रह गई। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट, और इसके पीछे की वजह उतनी ही दुखद है। गैरकानूनी शिकार, सिकुड़ते जंगल और उनकी खाल और हड्डियों का अवैध व्यापार। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार को आगे आना ही पड़ा। ये एक बहुत जरूरी मोड़ था जब इस तबाही को रोकने के लिए एक ऑफिशियल टॉप डाउन अप्रोच अपनाया गया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ एक कानूनी ढाल बनाई गई। फिर 1973 में आया मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर, और देखिए समय के साथ ये सुरक्षा का दायरा कैसे बढ़ा। 80 के दशक में तितलियों और भृंगों जैसे कीड़ों को शामिल किया गया और 1991 में तो पहली बार पेड़ पौधों को भी इस लिस्ट में जगह मिली। अब सवाल ये है कि सरकार इन जंगलों को मैनेज कैसे करती है। तो देखिए, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, ये वो खजाना है जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है। फिर आते हैं रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिन्हें और खराब होने से बचाया जाता है। और आखिर में है अवर्गीकृत वन, जहां सरकार, समाज और लोग सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन सरकारी नीतियां तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। असली ताकत तो लोगों में है ना? अब हम कुछ ऐसी प्रेरक कहानियों पर नजर डालेंगे जहां आम लोगों ने, स्थानीय समुदायों ने अपने पर्यावरण को बचाने की बागडोर खुद अपने हाथों में ले ली। ये कहानियां दिखाती हैं कि जब लोग साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिए हिमालय के चिपको आंदोलन के बारे में, जहां गांव की महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें सचमुच गले लगा लिया था। या सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव वालों ने माइनिंग के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीती भी। और राजस्थान के अलवर में तो 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को अपनी भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। ये लोगों की ताकत की मिसालें हैं। तो एक तरफ है सरकार की कोशिशें और दूसरी तरफ है लोगों की अपनी ताकत। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों को एक साथ कैसे बुना जाए। एक ऐसा भविष्य कैसे बनाया जाए जहां इंसान और प्रकृति दोनों साथ साथ फल फूल सकें। इसका जवाब मिलता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM प्रोग्राम में।
ये एक बहुत ही शानदार मॉडल है जो सरकार और स्थानीय समुदायों को पार्टनर बना देता है। होता ये है कि गांव के लोग अपने जंगलों की देखभाल और सुरक्षा में मदद करते हैं और बदले में उन्हें जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स और कमाई में हिस्सेदारी मिलती है। ये एक विन विन सिचुएशन है जो हमारे प्राकृतिक खजाने के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बनाती है। गौतम बुद्ध के ये शब्द हमें कितना कुछ सिखाते हैं। पेड़ सभी प्राणियों को सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि उसे काटने वाले कुल्हाड़ी बाज को भी छाया देता है। ये हमें याद दिलाता है कि संरक्षण सिर्फ संसाधनों का मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये कृतज्ञता और सम्मान का एक गहरा भाव है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो विकास आखिर दिखना कैसा चाहिए? जवाब सीधा है और बहुत असरदार भी। विकास ऐसा हो जो लोगों को केंद्र में रखे, जो पर्यावरण का दोस्त हो और जिससे आर्थिक रूप से भी फायदा हो। ये एक ऐसा भविष्य है जिसे हम सब मिलकर बना सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां भारत की ये जीती जागती विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फलती फूलती रहे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।